नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश यादव मंथन हिंदी संस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि कल भाग की बात करते हैं तो वर्णमाला के भाग 1 से लेकर के 6 तक मैंने आप लोगों को बता दिए। उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो या प्रश्नों को लगाने में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं ना। इसके बाद संधि का भाग की बात करते हैं तो संधि के भाग में एक भाग मैंने डाल दिया है, लेकिन कल लोगों ने जब देखा उसको तो मुझे कॉल आया और उसमें बताया गया कि थोड़ा सा मैं और डिटेल दूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपन संधियां पढ़ते हैं तो संधियों में एक छोटी सी परेशानी ये आती है कि हमें वास्तव में यही नहीं पता होता कि वास्तव में संधि किन शब्दों में है, संधि किन शब्दों में है, तोड़ना कैसे है, किस तरीके से उनको करना है। तो इस समस्या के देखो कभी कभी जोड़ भी लेते हैं अपन, जुड़ता नहीं है तो टूटने में दिक्कत आती है। मतलब कुल मिलाकर के यह है कि हमें संधियों को विच्छेद करने में हमें थोड़ी सी समस्या आती है। इसलिए संधि का विलोम हमेशा याद रखना, विच्छेद होता है या और समास का व्यास होता है और विग्रह भी अपन मान सकते हैं। तो अक्षर में मैंने अभी लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा सा संधि के टॉपिक से पहले चलते हैं, फिर वहीं से जहां से अपन ने किया था वहीं से आरंभ करेंगे। और अगर चीजें नहीं क्लियर हो पा रही है, साफ नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, है ना। इसको कराने के बाद अगर कल मैंने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के नियम बताए थे, उन दीर्घ से संधियों के नियम के उदाहरण से आज अपन पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कोई समस्या आ रही हो, जैसे कि नहीं क्लियर हो पा रहा है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक रूढ़ शब्द होते हैं, यानी जिन्हें रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें ही मूल शब्द कहा जाता है। दूसरे नंबर के होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है और तीसरे नंबर के होते हैं उन्हें योग रूढ़ या फिर रूढ़ यौगिक शब्द कहते हैं। असल में उत्पत्ति का मतलब होता है जहां से चीजें पैदा हुई, यानी कि जिनकी जरूरत हमें वास्तव में हुई। जैसे जरूरत की अगर अपन बात करें तो सामान्य अवस्था में अगर बात करते हैं, जैसे देखा जाता है कि अपन किसी जगह पर गए, जैसे मान के चलिए ये एक अवस्था में छोटी सी चीज देखेंगे। गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा ये ऐसे खेत बने होते हैं और अपन अगर इस स्थान पर खड़े हैं और अपन को अगर यदि यहाँ जाना है तो अपन इस रास्ते को ना चलते हुए हम क्या देखते हैं कि बीच से भाई ऐसा कोई रास्ता निकला जिससे कि हम जल्दी पहुंच सके। और यहीं से अगर अपन देखते हैं, पहले यहाँ से एक व्यक्ति गया, फिर दूसरा व्यक्ति गया और तीसरा व्यक्ति गया और धीरे धीरे अगर लोग यहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? रास्ता बन जाता है, जिसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और आप जानते हो कि जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं पहली बार, और जब पहली बार देखते हैं तो हम उसे कोई ना कोई नाम देते हैं, और जब नाम देते हैं तो उसको हम वही नाम से पुकारने लगते हैं और धीरे धीरे पुकारने के पश्चात वो रूढ़ हो जाता है और रूढ़ होने को ही अपन मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे भाई कुत्ता अपने आप में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। बिल्ली अपने आप में रूढ़ हो गया, है ना। तो याद रखना, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, भैंस है, गाय है, शेर है, बकरी है, ये सब अपने आप में क्या है? रूढ़ है। आंख है, कान है। तो भाई जो रूढ़ होते हैं वो शब्द किसी से मिलके नहीं बने होते, इसलिए ना तो उनमें संधि होती है ना समास होता है। ये विशेष तौर पे याद रखना। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी हम टीचर से एक प्रश्न करते हैं, बोले बताइए भाई सर कबूतर में कौन सी संधि है। क्या है कि बच्चे को तो पूछने की आदत होती है और टीचर भी उसका कहीं ना कहीं उत्तर ढूंढ करके देने की कोशिश करता है। जैसे कबूतर शब्द में उसने संधि पूछ ली तो उसका जवाब तो देना है, वरना बच्चे उसे वही दिक्कत आएगी कि भाई टीचर को आता नहीं। तो क्या करेंगे, टीचर उसका जुगाड़ निकालता है, कब प्लस उत्तर। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि में बताया था कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। छोटा ऊ मिल गया और बन गया बड़ा ऊ। भाई संधि बनानी है कैसे भी बना, लेकिन ध्यान रखना है इन चीजों को। जैसे एक संधि और बात करते हैं तो व्यंजन संधि में एक नियम आता है कि जब भी द्वित्व यानी दो व्यंजन एक जैसे एक साथ आते हैं तो उसके पहले वाले वर्ड को अपन ता में बदल देते हैं। जैसे कहीं दिल्ली लिखा है, लिख लो भैया दित दल्ली। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? तो जैसे आपने देखा होगा सज्जन लिखा रहता है तो सज्जन का पहला वर्ड ता में बदलता है ना, सत प्लस जन। तो वही जुगाड़ अपन दूसरी जगह भी लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि किन शब्दों में संधि होगी और किन में नहीं होगी। तो याद रखना, मूल शब्दों में यानी रूढ़ शब्दों में ना तो संधि होती है, ना समास होता है, ना उपसर्ग होता है और ना ही प्रत्यय होता है। क्या क्या नहीं होता? ना संधि,
न समास, न उपसर्ग और ना ही प्रत्यय। क्लियर है? इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर के शब्दों को कहा जाता है यौगिक शब्द। और यौगिक शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो योग प्लस एक, योग प्लस एक का मतलब होता है दो से मिलकर बना हुआ। और काय काय से भाई, या तो दो मूल मूल को जोड़ दें, या फिर किसी मूल के आगे, या तो मूल के आगे क्या लगाया जाए, उपसर्ग को यदि लगा दें तो भी यौगिक बना सकते हैं, और ये भी यौगिक बन सकता है। या फिर अपन एक काम करें कि किसी मूल शब्द के बीच में पीछे अपन प्रत्यय का प्रयोग करें, तब भी वो क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखें। मूल मूल से अगर तात्पर्य आता है तो कैसे देखें, जैसे अपन सामान्य तौर पर समझा जाए, जैसे अपन देखें मूल शब्द को जोड़ा जाए तो विद्या प्लस आलय, विद्या ज्ञान को कहते हैं, आलय घर को कहते हैं, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। और दोनों मूलों को अगर जोड़ा जाए तो शब्द बन गया विद्यालय, और विद्यालय में संधि भी है और समास भी है। मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग को जोड़ा जाए, जैसे मान के चलिए कहीं पर लिखा है परि प्लस आवरण, भाई आवरण माने होता है ढका हुआ और परि होता है उपसर्ग, तो इससे शब्द बन जाता है पर्यावरण। यह संधि का नियम लगता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी इसका अर्थ निकलने लगा। ऐसे ही अपन प्रत्यय लगा करके बनाते हैं। ऐसे प्रत्यय की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे ही मूल शब्द में मूल को जोड़ करके, मूल में उपसर्ग जोड़ करके या मूल में प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक। यानी कि जितनी भी संधियों के उदाहरण आते हैं या समास के उदाहरण आते हैं, यानी कि संधि प्लस समास के जो उदाहरण आते हैं वो काय के अंतर्गत जाते हैं, यौगिक के अंतर्गत। तो याद रखना, इसमें संधि भी होगी, समास भी होगा, उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा। याद रखना। योग रूढ़ या फिर रूढ़ यौगिक क्या होते हैं, तो योग तो हो और रूढ़ भी हो, रूढ़ भी हो और यौगिक भी हो। यानी कि जो शब्द दो से मिलके तो बना हो और तीसरे के लिए क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए। यानी कि अगर अपन बहुब्रीहि समास की बात करें, बहुब्रीहि समास में अगर देखें तो सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, जैसे लिखा हुआ दशानन, भाई 10 है जिसके आनंद, तो ये दिखने में षडानन, से है आनंद जिसके, मनोज मन में जन्म लेने वाला, ये रावण हो गए दोनों। मनोज मन में जन्म लेने वाले को कहते हैं अपन कामदेव। या महेश की बात करें तो इसमें महाधन ईश, महान है जो ईश अर्थात शिव जी को कहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण आएंगे वो काय के अंतर्गत आएंगे, अपने इसके अंतर्गत। तो इस तरीके से अपन याद रखें कि जब संधियां काय में होंगी, यौगिक शब्दों में होंगी। अब अपन बात करेंगे, कल दीर्घ स्वर संधि मैंने आपको बताई थी कि दो समान स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ हो जाते हैं तो आज अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों में अगर अपन देखेंगे तो सामान्य तौर पर जैसे अपन एक कुछ शब्द मैं लिख लेता हूँ, जैसे अपन उनको करें तो उन शब्दों के माध्यम से आपको क्या होगा, आसानी होगी। जैसे शब्द समझेंगे गदाहत, शब्दों के अर्थ भी समझते जाएं। गदाहत, तो क्या होता है गदाहत? गदाहत को यदि ध्वनि के रूप में तोड़ा जाए तो इस तरीके से, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे सरल तरीका होता है संधि को तोड़ने का। आप पहले वर्णमाला के भाग 6 को देखें और वर्णमाला के भाग 6 के अनुसार से आप इस तरीके से इनको व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो यहां देखेंगे कि यहां पर बड़ा दिख रहा है। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जब बड़ा आ कहीं भी आए तो उसको हम 4 चीजों में तोड़ सकते हैं, छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा और बड़ा प्लस बड़ा। ठीक है, जब मैंने इसको छोटे आ में तोड़ा तो इसको बनेगा गद प्लस आहत। जैसा कि नियमानुसार आहत माने होता है चोट लगना,
कष्ट होना, लेकिन गद शब्द का अर्थ नहीं होता, इसलिए ये संधि का नियम पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि संधि दोनों के नियमों को पूरा करना चाहिए, पहले का भी अर्थ हो बाद का भी, क्योंकि ना तो ये उपसर्ग है, भाई उपसर्ग होता तब भी काम चला लेते, और ना ही इसका कोई अर्थ निकल रहा है। अगर इसमें तोड़ेंगे छोटे आ में, सॉरी यहाँ पर छोटे आ में टूटेगा तो आहत होता है, आहत का भी कोई अर्थ नहीं होता है ना, यहाँ पर छोटे आ की दिक्कत में आई थी। यहाँ देखेंगे छोटे आ से बनेगा गद और यहाँ बनेगा आहत, भाई गद का भी कोई अर्थ नहीं होता और आहत का तो होता है, लेकिन तब भी नियम पूरा नहीं होता। यहाँ पर होता है गदा, गदा शब्द का अर्थ होता है, लेकिन आहत शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ एक तरफ नियम पूरा हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब तोड़ा जाएगा तो यहाँ बढ़िया प्लस बढ़िया में तोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, और जहां पर दोनों का अर्थ निकलने लगे, यानी दोनों या तो मूल हो जाए, जब मूल में उपसर्ग को जोड़ा जाए तो वहीं पर संधि होती है। क्लियर है? अब एक और शब्द आता है, ये तो अपन ने तोड़ लिया, अब तोड़ने के बाद इनको जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने का तरीका अपन इस तरीके से समझेंगे, जैसे ये तो संधि का विच्छेद करना सीखा था, आप इसी तरीके से सारे संधि को विच्छेद कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए फिर से पूछ सकते हैं। जैसे कहीं पर शब्द लिखा था महा प्लस आशय, अब भाई इसमें कौन सी संधि है, तो नियमानुसार अपन इसको ध्वनि के रूप में तोड़ लें, ये सबसे सरल तरीका है ध्वनि के रूप में तोड़ने का। वर्णमाला का भाग 6 देखना है, ध्यान रखना है, शा में छोटा आ लगाएंगे और या में छोटा। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि एक जैसे स्वर जब कभी भी एक साथ आते हैं तो जो स्वर जैसा आ रहा है उसी का दीर्घ कर देते हैं, इसलिए इन दोनों के स्थान पर अपन इसको रखेंगे, तो यहाँ पर माँ में छोटा म, हा में बड़ा लगाएंगे, शा में छोटा लगेगा श बनेगा और या में छोटा लगेगा श, इसीलिए महाधन आशय का बनेगा महाशय। ऐसे ही कुछ उदाहरण और देखते हैं आप लोग, तब तक मैं उतारता जा रहा हूं, आप इनको करने की कोशिश करिए, और जो चीजें नहीं आएंगी मैं एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को तुरंत कराऊंगा। क्लियर है? जैसे लिखते जाएं या आप कमेंट बॉक्स में इनके उदाहरण मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि भाई आपको आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बाकी अलावा तो मैं आप लोगों को वैसे भी कराऊंगा ही कराऊंगा। तो पहले देहांत लिखा है, फिर दीक्षांत लिखा है, इनके अर्थ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ध्यान रखना। अर्थ बताता जाऊंगा जिससे क्लियर होता जाएगा कि भाई क्या चल रहा है ना। प्रश्नावली लिखा हुआ है, बीच में आदि लिखा हुआ है, मैं बोलता भी जा रहा हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई सर यहाँ पर ये है, प्राणायाम लिखा हुआ है, अनित्याक्षरी लिखा हुआ है, रेखांश लिखा हुआ है ना, शरणागत लिख लेंगे, पुस्तकालय लिख लेंगे, विभागाध्यक्ष है ना, आप इनको करिए। जो छोटे आ वाले आ वाला नियम है, फर्स्ट वाले का उदाहरण है, इसके बाद सेकंड के करेंगे, फिर थर्ड के करेंगे। अभी मैंने उतार दिए, जिनको जितने आ रहे हैं वो करने की कोशिश करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप भाई आपको आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। बाकी अलावा तो मैं देखो उदाहरण बताऊंगा ही। जैसे जब यहाँ देखते हैं तो इसको तोड़ेंगे देख, छोटे आ में तोड़ लिया, अब इसको छोटे आ में, इसको अंत। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने छोटे आ को बताया था, यहाँ पर अंक की बिंदी आ रही है, वो क्यों आ रही है? तो एक चीज याद रखना, मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया था कि अंक की बिंदी आ प्लस हा में टूटती है, सॉरी आ प्लस ना में टूटती है आधे में, तो आ पहले छोटा आ गया है, इसीलिए इसका ध्यान रखना है, और अंक की बिंदी ऊपर हमेशा जैसे है वैसे ही चली जाए। क्लियर है? तो देह माने शरीर होता है, अंत माने नाश होना, और जब शरीर का नाश होता है तो उसको क्या कहते हैं? देहांत। दीक्षा की बात करते हैं तो जब हम अनुकरण करते हैं किसी चीज का, अनुकरण से मतलब होता है जब अपन कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जब दीक्षा ग्रहण करते हैं और जब उसका समापन समारोह होता है तो उसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। अधिक है जो अंश से, उसको क्या कहते हैं? अधिकांश कहते हैं। जहां वेदों का अंत होता है उसे वेदांत कहते हैं। प्रश्न,
आप चाहे प्रश्न ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहे तो आप इस तरीके से प्रश्न को लिख सकते हैं। और अवली माने होता है पंक्ति, जैसे दीपावली शब्द सुना होगा तो दीप धन अवली, दीप माने दीपक, अवली माने पंक्ति, और दीपों की पंक्ति के कारण दीपावली। ऐसे ही प्रश्न की अवली, प्रश्नों की पंक्ति को प्रश्नावली कहते हैं। यहाँ से विस्मय का आरंभ होता है, विस्मय आश्चर्य को कहते हैं, और आदि माने आरंभ होता है, इसीलिए इसको विस्मय आदि कहते हैं। शुभ है जो आरंभ, शुभ है जो आरंभ, उसको क्या कहेंगे, शुभारंभ कहेंगे। और प्राण वायु को कहते हैं आयाम, आवागमन को कहते हैं। जब आप सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं तो उस समय जब सांसों का आवागमन होता है इसको प्राणायाम कहते हैं। ध्यान रखना, व्यायाम अलग होता है, प्राणायाम अलग होता है। अनित्य, अंताक्षरी नहीं होता, अनित्याक्षरी होता। अनित्य माने अन्य, अक्षरी माने अक्षर से, या तो अनित्याक्षरी को अन्य अक्षर से बोल सकते हैं या अंतिम अक्षर से भी हम इसको बोल सकते हैं। रेखांश की बात करते हैं तो रेखा प्लस अंश, है ना। शरण में जो आता है, आने वाला आगत को शरणागत कहते हैं। पुस्तक किताब को, और उसका घर पुस्तकालय, और विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे अपन विभागाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये अपनी संधि आ का नियम हो गया। इसके बाद अपन ई और उ का नियम एक साथ और लिख लेते हैं, उसके उदाहरण और समझ लेते हैं। बाकी मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग उन उदाहरणों को कमेंट में करने की कोशिश करें। और भाई देखो चलता जाए, मैं बताऊंगा जरूर आप लोगों का सही है या गलत है, आपने किस तरीके से इनको करने की कोशिश की और नहीं की, है ना। तो सबसे पहले जैसे लिखेंगे महीश्वर लिखेंगे, या महीश लिख लें, महेंद्र भी लिख सकते हैं, है ना, या रजनीश लिख सकते हैं, नारीश्वर लिख सकते हैं, श्रीश लिख सकते हैं। बाकी अलावा बहुत सारी किताबों में उदाहरण दिए गए हैं, आप किसी भी किताब से उदाहरणों का अभ्यास करते रहे। ध्यान रखना, लघुत्तम है, सिंधूर्मी है, सरयूर्मी है, सॉरी, है। तो थोड़े से काफी उदाहरण से आप किसी भी किताब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आप उससे किसी भी किताब का उदाहरण भी आप पूछ सकते हो। कमेंट करके मुझे बताते रहिए, तब तक अपन इस पर चर्चा करते रहें। जैसे कहीं पे सतीश लिखा हुआ है, सतीश को भी अपन क्लियर कर सकते हैं, है ना। भूर्जा को भी अपन क्लियर कर सकते हैं। काफी सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपको किताबों में मिलेंगे। महीश की बात करते हैं तो मही बोलते हैं पृथ्वी, और ईश होता है ईश्वर। मही माने पृथ्वी, और इसीलिए महीश राजा का पर्याय होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही महीधन इंद्र, एक चीज हमेशा याद रखना, महेंद्र भी राजा का पर्याय होता है। जिस शब्द में इंद्र या ईश लगा होता है उसे अपन बहुप्रिय समास के अंतर्गत रख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर रजनी की बात करते हैं, रजनी की अपन देखेंगे तो रजनी में देखा जाता है, रजनी माने होता है रात, रजनी माने क्या होता है, रात होता है। और ईश कहते हैं ईश्वर को, और रजनी के जो ईश है यानी रजनीश चंद्रमा का पर्याय होता है, ध्यान रखना है। और रजनी रात का। ऐसे ही नारीश्वर, नारी के ईश्वर। श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, श्री किसका पर्याय होता है, लक्ष्मी का होता है। और श्री के जो ईश हैं यानी कि विष्णु जी को कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, लघु माने होता है छोटा, और उत्तम माने होता है श्रेष्ठ। जो छोटा है और श्रेष्ठ है उसे कहते हैं लघुत्तम। सिंधु नदी का नाम है, सिंधु उर्मी लहर को कहते हैं, उर्मी किसको कहते हैं, लहर को कहते हैं। ऐसे ही सरयू नदी का नाम है, सरयू नदी अयोध्या में बहती है, कहाँ बहती है, अयोध्या में। और उर्मी लहर को कहते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है, सरयू उर्मी। सती पार्वती का पर्याय होता है, और सती शिव जी का पर्याय होता है। सतीश क्या होता है, शिव का, और पार्वती का पर्याय क्या होता है, सती, है ना। यहाँ पर भूमि की है जो ऊर्जा, पढ़ाऊ प्लस बढ़ाऊ में याद रखना है। अगर इनमें से किसी भी चीज का समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब के लिए नमस्कार, और कल अपन गुण स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहें। और
नियमों को फॉलो करते रहें। बाकी अलावा संधि नहीं समझ में आए पूछते रहें।